जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय होने वाला है बेसिकली जीएस पेपर 1 के सिलेबस को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस मेंस बेसिकली इसका टारगेट विषय रहेगा। कैसे यूपीएससी में किस प्रकार यूपीपीसीएस में मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके बदलते पैटर्न के अनुसार। जैसे यूपीएससी ने इस बार, यूपीपीसीएस ने इस बार प्री में चौंकाया है, तो मे भी हो सकता है वो मेंस में भी कुछ इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा हो। तो अगर आपको इस बार यूपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस देना है या भविष्य में आप सोचते हैं कि कैसे आपको कभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जीएस पेपर 1 के सिलेबस को हम लोग डिकोड करेंगे, साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण इनबिल्ट पॉइंट्स को देखेंगे, कैसे वो जीएस के अन्य पेपर से इंटरकनेक्ट हो रहा है, इन चीज़ों को देखेंगे और किस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये वीडियो सीरीज बेसिकली ध्रुव बैच का पहला वीडियो सीरीज है जो इस साल का स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग मैं आपको जीएस पेपर 1 के जो इतिहास का विषय है, इतिहास का जो पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस को डिकोड करने से लेकर के, और फिर हम लोग थोड़े थोड़े से, मतलब आज का जो वीडियो है ना बेसिकली आपको इसके लिए है कि एक बार आपको आइडिया लग पाएगा कि किस प्रकार के, जब हम कुछ पढ़ेंगे तो क्या चीज़ पढ़ेंगे, किन चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे, और अगर ध्यान देना है तो कितना घुस करके ध्यान देना है, और नोट्स बनाएंगे तो उन किन किन चीज़ों को मतलब ध्यान देते हुए बनाएंगे। तो सिलेबस को डिकोड करने में जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार अगर आप जीएस पेपर 2 या जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4, 5, 6 जो भी सो ऑन आप चाहते हैं कि उसको डिकोडेशन किया जाए और इसी प्रकार की चर्चा की जाए, तो एक बार कमेंट अपना प्यारा सा यहाँ जरूर करिएगा। मिलते हैं, मतलब उसको हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले जीएस पेपर 1 से। भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल एवं समाज, यानी कि इसमें ध्यान रखिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिलेबस को डिकोड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सिलेबस ना आपके लिए आधार बिंदु, बेस पॉइंट का काम करता है। अगर आपका सिलेबस तैयार है तो मेंस में आप इससे पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, मेंस में जैसे अन्य जीएस में कैसे आप पॉइंट निकालोगे, अभी हम लोग जब प्रश्न देखेंगे तो उसके हिसाब से समझेंगे। लेकिन जो आज का विषय है, ठीक है, मतलब आज का जो है सिलेबस डिकोडेशन, उसमें हम लोग कम से कम सिलेबस को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है जीएस पेपर 1, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कला एवं संस्कृति, भारतीय विरासत, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसकी बात कर रही है। ठीक है, विश्व का इतिहास, ठीक है, विश्व का इतिहास, तो भारतीय विरासत और विश्व का इतिहास सभी इसमें शामिल है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी विश्व और भारत का दोनों का, प्लस समाज। ठीक है, प्लस यूपीएससी ने क्या किया है, पीसीएस भी इसी प्रकार अंदर इनबिल्ट पॉइंट दिया हुआ है। जैसे पहला पॉइंट है इसका, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। यानी कि इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण उप विषय क्या हो सकते हैं। पहला तो कला के प्रकार, कला के रूप, ठीक है, जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला, शिल्प कला। दृश्य कला में भी चित्रकला, मूर्ति कला, ठीक है, तो आर्ट एंड स्कल्पचर उसमें भी होगा। प्रदर्शन कला में क्या हो जाएगा फिर, नृत्य, ठीक है, डांस, संगीत, म्यूजिक, नाटक, ठीक है, ड्रामा, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे इसमें प्रश्न पूछी जा सकती है। जैसे चित्रकला से कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो हड़प्पा से पहले भी भीमबेटका में किस प्रकार की चित्रकला, तो एक गुफा चित्रकला पे प्रश्न आ सकता है कि गुफा चित्रकला प्राचीन काल के लोगों के मन स्थिति को समझने के लिए, जो उनके माइंडसेट है उनको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। ठीक है, विवेचन कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो कहाँ कहाँ है, तो लखुड़ियार, पिपली कहल, तेक्कल कोट्टा, ठीक है, कुपगुल्लू, भीमबेटका, इन सब जगहों पे मिले हैं। किन किन रंगों का प्रयोग किया गया, क्या क्या चीजें वहां पे दर्शाई गई। ठीक है, जैसे मानव जब स्टार्टिंग में शुरू किया तो प्राकृतिक रंगों के माध्यम से क्या क्या चीजों को दर्शाया, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे पता होनी चाहिए। तो कला के रूप में फिर आपके चित्रकला, मूर्ति कला, प्रदर्शन कला में नृत्य, संगीत, नाटक और शिल्प कला आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें लिटरेचर की, ठीक है, साहित्य, ठीक है, साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी कौन कौन से साहित्य आपके आ सकते हैं। बौद्धिक, वैदिक साहित्य आ सकता है, बौद्ध साहित्य आ सकता है, जैन साहित्य आ सकता है। अभी तमिल संगमम चल रहा है वाराणसी में, ठीक है, तो तमिल साहित्य आ सकता है। ठीक है, ये कहाँ,
ठीक है, तो तमिल साहित्य आ सकता है। इसके अलावा अभी जैसे आपने देखा होगा फारसी साहित्य पे प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने, अरबी साहित्य पे प्रश्न पूछा था, आधुनिक भारतीय भाषाओं का किस प्रकार साहित्यिक विकास हुआ इस पे प्रश्न पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि संगम युगीन जो है साहित्य तत्कालीन समाज की या संगम युगीन साहित्य के अध्ययन के मतलब इसको इंटरकनेक्ट करके पूछ सकता है, साहित्य का समाज से जोड़ करके, कि संगम युगीन साहित्य तत्कालीन समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं का किस प्रकार वर्णन करते हैं, किस प्रकार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं या उद्घाटित करते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बहुत बनने की संभावना है, बहुत प्रश्न बन सकता है। कला में भी पूरे राजवंश से लेकर के, जैसे स्टार्टिंग के राजवंश हड़प्पा की कला पे प्रश्न आ सकता है, ऐसे ही ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में तो बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद जो मतलब छोटे मोटे मिले हैं उस पे प्रश्न बन सकता है। मौर्य काल पे तो पक्का प्रश्न आने की संभावना है। गुप्त काल, फिर सातवाहनों के, पाल वंश, ठीक है, और प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक है, कि पाल शासकों ने कला एवं धर्म का व्यापक रूप से परिरक्षण किया, विवेचना कीजिए, और फिर आपको बताना था किस किस धर्म में उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न आ सकता है दक्षिण भारत में कि पल्लवों की जो पल्लवों के शासनकाल में कला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची दक्षिण भारत में, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनने की संभावना रहती है और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा डांस फॉर्म में तो नृत्य एवं संगीत की जो परंपरा है, आठों साहित्य शास्त्रीय नृत्य से लेकर के लोक नृत्य तक की इसमें परंपरा आ सकती है। ठीक है, मॉडर्न जो ये आर्किटेक्चर है, तो इसमें मतलब मॉडर्न से लेकर के एंशिएंट आर्किटेक्चर के प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि अभी जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ तो नागर जो शैली है वो कैसे पनपी, स्तूप या किसी राजवंश पे पूछ सकता है कि गुप्तकालीन वास्तुकला जो है या गुप्तकालीन वास्तुकला अपने आप में सर्वोत्कृष्ट थी, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न इसमें आपको बनने की संभावना होती है। इसके अलावा वास्तुकला के अन्य पहलू में क्या क्या इसमें पूछ सकता है, तो इस्लामिक स्थापत्य कला, सल्तनत मुगल काल में औपनिवेशिक शासन में किस प्रकार स्थापत्य कला आगे बढ़ी, ठीक है, या आधुनिक भारत की वास्तुकला का कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो इस पे प्रश्न बनने की संभावना बराबर रहती है। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहां से कनेक्ट करते करते भविष्य में भी, जैसे भूगोल किस प्रकार स्थापत्य की कला पर असर डालता है, या भूगोल ने किस प्रकार इतिहास का, जैसे हमारी जो भौगोलिक सीमाएं थी उन्होंने इतिहास के निर्माण में कैसे योगदान दिया। ठीक है, तो उस पर प्रश्न बनने की संभावना होती है, मतलब यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट आ जाता है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक की आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। ठीक है, तो अब इसमें अच्छा एक चीज मैं इसमें भूल गया था, जैसे भारतीय संस्कृति में इसमें करंट से जोड़ करके, स्टैटिक को करंट से जोड़ करके, जैसे यूनेस्को के कोई विश्व धरोहर स्थल कुछ नया आया उसमें तो प्रश्न पूछ सकता है, या कोई हस्तशिल्प है, या कोई त्यौहार है, या कोई परंपरा है, जैसे अभी कुंभ मेला हुआ, ठीक है, त्यौहार, परंपरा, संस्कृति, तो कुंभ मेला पे प्रश्न पूछ सकता है कि उसमें भी क्या, यूपीएससी में भी पीसीएस में भी, दोनों में प्रश्न इसमें बनने की संभावना है कि कुंभ मेला के या कुंभ मेला ज्ञान, विज्ञान और आस्था का संगम है, विवेचना कीजिए। या भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता को लेकर के कुछ भी, मतलब एक प्रश्न इसमें पूछ सकता है। तो फिर ज्ञान से कैसे जुड़ता है, विज्ञान से कैसे जुड़ता है, आस्था के समागम से कैसे जुड़ता है, और फिर अगर आप केवल इन्हीं एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे तो नो डाउट आपका उत्तर केवल प्रश्न के इर्द गिर्द ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इधर उधर कि कैसे इस प्रकार इसको अर्थव्यवस्था को कैसे बूम मिला, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कैसे वो पर्यटन को बढ़ावा देगा। ठीक है, लगभग 750 चार्टर्ड प्लेन आए उस दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करंट से रिलेटेड करके कला एवं संस्कृति इतिहास से प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इसमें बना बनाया है प्रश्न है, इसमें सोचने वाले भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सभ्यता का माप सरल है किंतु संस्कृति का नहीं, विवेचना कीजिए। इट इज सिंपल टू मेजर द सिविलाइजेशन बट नॉट द कल्चर, एक्सप्लेन। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला भी प्रश्न पूछ सकता है। या इसमें भूगोल से जोड़ के कैसे पूछेगा कि प्राचीन भारत के विकास में जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे उसने कैसे काम किया टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर। तो ऐसे प्रश्न भी पूछता है और यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। पीसीएस में प्रश्न पूछने की ऐसी संभावना है क्योंकि सिंगल लाइनर का जमाना धीरे धीरे, जैसे जब पीसीएस ने 2018-19 में स्टार्ट किया था ना, तो सिंगल लाइनर प्रश्न उसमें ज्यादा पूछे थे, लेकिन जैसे जैसे उसने अपना अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं तो लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक सिलेबस चेंज हुआ नहीं है अब प्रश्न कैसे पूछेगा,
उनको भी ऐसे लोग चाहिए जो एट द इंस्टेंट रटे रटाए प्रश्न जा करके ना लिख करके आए, बल्कि अपनी समझ के आधार पर प्रश्न लिख के आए। और जब आप समझेंगे कि किस प्रकार प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारक अपना योगदान देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे आक्रमण के प्रति हम सुभेद्य बने, वल्नरेबल हुआ हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, किन किन प्रकार के आक्रांता आए, कहाँ युद्ध के मैदान, पश्चिमी भारत में कहाँ युद्ध के मैदान थे जहाँ पे लड़े गए, ठीक है, और वहाँ पे हारने के बाद उनका प्रचार प्रसार हुआ। क्यों? भौगोलिक फैक्टर्स की वजह से अफगानिस्तान आज भी प्राचीन से लेकर के आज तक अफगानिस्तान को जीता नहीं जा सका है, ठीक है। तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान वाला एरिया हम लोग अफगानिस्तान तक अगर हम सिक्योर कर लेते तो क्या होता, तो फिर हमको बाहरी आक्रमण नहीं झेलना पड़ता। लेकिन क्या ट्राइबल ग्रुप्स थे, क्या वहाँ की भौगोलिक जियोग्राफिकल कंडीशन थी, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपकी थोड़ी सी नॉलेज है तो आप इस प्रश्न को आराम से कर ले जाओगे। अगला है 18वीं सदी के, तो आज का जो विषय है ये केवल हम लोग इसमें किसी प्रश्न पे चर्चा नहीं करेंगे, केवल सिलेबस को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान सदी तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें क्या कौन कौन से व्यक्तित्व थे और कौन कौन से विषय थे, ठीक है। तो इस पे प्रश्न मतलब इसमें प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे पहला है क्या कि 18वीं सदी के लगभग मध्य, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो उस समय क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं भारत में हुई? मुगल साम्राज्य का पतन, प्रांतीय शक्तियों का उदय, मराठा साम्राज्य एक तरफ जन्म ले रहा है, एक तरफ हैदराबाद, एक तरफ बंगाल, मैसूर, है ना। यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, ठीक है, PDBDF, ठीक है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिस, ठीक है, मतलब क्या था, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिस, PDBDF, फ्रांस। तो किस प्रकार वो आ रही हैं भारत में, उनके बीच कैसे प्रतिस्पर्धा हो रही है, ब्रिटिश सत्ता कैसे प्लासी और बक्सर की युद्ध के बाद बन रही है, उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे अप्लाई की, द्वैध शासन लगाया, स्थायी बंदोबस्त, सब आपने प्री में पढ़ रखा है। रईतवाड़ी व्यवस्था की, समाज को किस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया, उनकी नीतियां क्या थी, उनके भारत में प्रभाव क्या हुए, इसके विरुद्ध भारत में कैसे सुधारवादी आंदोलन जन्म लिया, राजा राम मोहन राय, तो व्यक्तित्व वाले प्रश्न, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैसे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस्लाम में जो ये अहमदिया आंदोलन है, क्या कहते हैं आपके अलीगढ़ आंदोलन है, फिर इसी बीच 1857 की क्रांति होती है, तो उसके क्या कारण रहे, उसमें क्या घटनाक्रम रहे, उसकी असफलता के क्या कारण थे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरी चीजें। यानी कि कांग्रेस के डेवलपमेंट के पहले और कांग्रेस के डेवलपमेंट के बाद भारतीय राजनीति कैसे आगे आई, फिर कांग्रेस आया, कैसे नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, फिर उसका नरमपंथी चरण, उसके उग्रपंथी चरण, फिर क्या नाम है, भारत का विभाजन, मतलब ये स्वदेशी आंदोलन और सहयोग आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भारत का विभाजन, है ना। तो ये सब प्रश्न इसमें, और कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो इसमें जैसे कुछ तो जैसे डायरेक्ट प्रश्न पीसेस में जैसे मान लो बनते हैं, तो क्या कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था, टिप्पणी कीजिए, किसी का स्टेटमेंट आया उस पर उठा करके प्रश्न पूछ दिया, या किसी वर्ग विशेष पे क्या प्रभाव पड़ा, जैसे भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, ठीक है, कॉलोनियल रूल ने कैसे ट्राइबल्स को कैसे इफेक्ट डाला, उसके विरुद्ध ट्राइबल्स ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो कौन कौन से आंदोलन हुए, ठीक है, सिद्धू कानू के नेतृत्व में आंदोलन से लेकर के, और ये अपने क्या नाम है इनका, बिरसा मुंडा सत्याग्रह, फिर कोल भील आंदोलन से लेकर के सारी आंदोलन आप इसमें समाहित कर सकते हो, ठीक है। लगभग 200-2500 आंदोलन आपने प्री में इसके बारे में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। फिर इसमें किसी व्यक्तित्व विशेष पे, जैसे राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही भारत में पुनर्जागरण में, या महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन की क्या भूमिका रही, इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करिए, या भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव क्या हुए, तो आप इसको दुष्प्रभाव देखते हैं, प्रभाव के तौर पे देखते हैं या दुष्प्रभाव के तौर पर विवेचना कीजिए, ठीक है। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत पर ब्रिटिश का शासन प्रभाव से कहीं अधिक दुष्प्रभाव लिए हुए था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो जो ये प्रश्न बनने की इस पर संभावना है, बहुत सारे चीजें इसमें बन सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें जब भी हम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है। जब भी हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सोचेंगे कि स्वदेशी आंदोलन जैसे मान लो पढ़ा, तो स्वदेशी आंदोलन की क्या रणनीतियां थी, इसके क्या प्रभाव हुए, ठीक है। या महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को पढ़ा तो उसके क्या क्या रूप थे, उनका दर्शन क्या था उसके पीछे, क्यों संघर्ष, विराम संघर्ष की रणनीति उन्होंने की, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
आगमन के कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने एक अभूतपूर्व बदलावों की ओर रुख किया। ठीक है, विवेचना कीजिए तो क्या चेंजेस आए उनके आने के बाद। ठीक है, तो या विदेश में जो औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, क्योंकि देखो विश्व इतिहास भी है ना, विश्व इतिहास भी है, तो विदेशी जो क्रांति हुई उसका क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पर। ठीक है, या वहाँ पर जो क्या कहते हैं पूंजीवाद हुआ, समाजवाद वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो राजनीतिक विचारधाराएं थी 18वीं सदी के बाद यूरोप में जो फैली, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। ये सब प्रश्न एक विश्व इतिहास से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, किसी व्यक्तित्व विशेष पे भी आ सकता है, जैसे लॉर्ड कर्जन की नीतियां। भगत सिंह पे प्रश्न आ सकता है कि भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन अपने आप में अनूठा है, विवेचना कीजिए। या लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय रेलवे के विकास के, या लॉर्ड कर्जन द्वारा जो भारत में डेवलपमेंट किए गए, या ब्रिटिश जो डेवलपमेंट हुआ वो ब्रिटिश हित को साधने के लिए था, ना कि भारत का डेवलपमेंट करने के लिए, भारत का विकास करने के लिए। विवेचना कीजिए, तो इस पे प्रश्न बनने की संभावना आपकी बराबर रहती है। इसके बाद से स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं व्यक्तित्व एवं उनका योगदान, तो ये सब अलग अलग नहीं है, इसमें अलग अलग आप नहीं बांट सकते। ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण, कांग्रेस के पहले, कांग्रेस के बाद। ठीक है, कांग्रेस के पहले क्या क्या हुआ, कांग्रेस के बाद क्या क्या हुआ, अभी हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डीपली घुस करके थोड़ा सा देख लेंगे कि गांधीवादी युग के दौरान कैसे असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर व्यक्तित्व विशेष गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों के क्या योगदान हुए। ठीक है, महिलाएं इसमें कैसे जुड़ी, महिलाओं को भूलिएगा नहीं, क्योंकि महिला और सुभेद वर्ग जरूर याद रखिएगा, जो महिला हैं और जो आदिवासी हैं, और अगर वो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं ये अरुणा आसिफ अली हो गई, और ये आपकी बेगम हजरत महल हो गई, ठीक है, झांसी की रानी हो गई, ठीक है, बिरसा मुंडा हो गए, ठीक है, संथाल विद्रोह, मतलब जो भी आदिवासी नेतृत्व हुआ या महिला सुभेद वर्ग के जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका क्या योगदान हुआ। ठीक है, तो इसमें एक अलग से प्रश्न आ सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करिए। ठीक है, या क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान दिया। ठीक है, या इसके योगदान को आप किस प्रकार मूल्यांकित करते हो, किस प्रकार देखते हो। ठीक है, तो ये प्रश्न एक बार पूछ सकता है। ठीक, अगला है आपका स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, तो इसमें यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न आया कि किसी की भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बताइए। ठीक है, तो अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि देखो 5 साल हुआ, 19-5-24, 5 साल हो गया, अनुच्छेद 370 को मतलब उसके प्रभाव को कम किए, तो प्रश्न बनने की संभावना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार एकीकरण हुआ, किस प्रकार पुनर्गठन हुआ, किस प्रकार राज्यों का गठन हुआ, भाषाई राज्यों की क्या मांग थी, अभी कौन कौन से मूवमेंट चल रहे हैं भाषाई राज्यों के। ठीक है, करंट को भी जोड़ करके चलना है। ठीक है, जैसे मान लो बोडोलैंड की बात हो रही है, या वृहद नागालैंड की बात हो रही है, क्योंकि देखो पूर्वोत्तर में अशांति है, उस पर प्रश्न बन सकता है। मणिपुर की क्या अपनी वो है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पास देश के अंदर एकीकरण के कौन कौन से फैक्टर्स रहे। ठीक है, अभी विदर्भ की, मराठावाड़ा की, और ये इधर बुंदेलखंड वाले एरिया में कहाँ कहाँ मतलब स्थानीय स्तर पे राज्य अभी भी एकीकरण की मांग हो रही है, या ऐसा बोला जा रहा है कि एक बार फिर से सेकेंड राज्य पुनर्गठन आयोग, द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस पर प्रश्न बन सकता है। इसमें क्या आ सकता है प्रश्न, एक तो ये प्रश्न आया भी था कि राज्यों के पुनर्गठन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की योगदान बताइए, या उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उनका योगदान पूछ सकता है। ठीक है, वीपी मेनन का योगदान पूछ सकता है, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे वीपी मेनन का क्या योगदान था, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का पूछा है, सब लोग तैयार हैं, तो नोट कर लीजिएगा, क्या पता ये प्रश्न पूछ दे। और हाँ, सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आगे जब ये पूरा सिलेबस का 1, 2, 3, 4 का डिकोड हो जाएगा, तो ये कैसे जुड़ेगा वहां पर फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन में वीपी मेनन के योगदान बताइए, या भारतीय राज्यों की पुनर्गठन में भाषा की भूमिका पर चर्चा करिए, लिंग्विस्टिक बेस क्या रहा। ठीक है, एक प्रश्न ये बन सकता है, या इसको ऐसे अगर यूपीएससी पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भारतीय राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक प्रमुख कारक था। विवेचना कीजिए। साथ ही क्या आपको लगता है कि अब सेकंड ये द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता है। ठीक है, या स्वतंत्रता के बाद भारत के पुनर्गठन की प्रमुख चुनौतियां क्या थी और इसे किस प्रकार निपटा गया। तो अमूमन हमारे दिमाग में केवल हम लोग
इसमें सरदार पटेल को देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वीपी मेनन को भी ऐड किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू की भी भूमिका को इसमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भले से आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन केवल एक कैरेक्टर की जगह 2-3 कैरेक्टर आप लिखोगे तो थोड़ा सा आपके उत्तर में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। ठीक है, फिर अगला है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बाद और 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं। तो विश्व औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे हुआ। ठीक है, देखिए लिखा है ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्यों यूरोप में ही हुई, ठीक है, उसके क्या प्रभाव हुए, भारत पे क्या प्रभाव हुआ, यूरोप में क्या प्रभाव हुआ, कैसे वहां पे नए विचार आए, समता स्वतंत्रता, क्या नाम है, समता स्वतंत्रता, ठीक है, भाईचारा, इसका कैसे वहां पे आया। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्यों विश्व युद्ध हुआ, दोनों विश्व युद्ध। ठीक है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज किस प्रकार फिर से रीडिजाइन हुई। ठीक है, उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन की बात हुई, फिर कैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ, उसके उस समय पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, जैसे साम्यवाद, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, उनके क्या रूप हुए और क्या प्रभाव हुए। ठीक है, जैसे आज अगर भारत विश्व पूरा अभी भी मेनली आप 2 ध्रुव में बांट सकते हो, एक तरफ समाजवादी देश है, एक तरफ पूंजीवादी देश है। ठीक है, जैसे अमेरिका, धीरे धीरे चाइना एक नए प्रकार का नव पूंजीवाद बना रहा है, इसको साम्य पूंजीवाद बोला जा रहा है। ठीक है, पैसे के दम पर हर जगह पे साम्यवादी चीजें फैल रही हैं, है ना। उसके क्या प्रभाव हुए, इससे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसमें न केवल ब्रिटेन में क्यों क्रांति हुई, उस समय के क्या आविष्कार हुए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है, भाप इंजन, वो कौन से ये बीनने वाले कपड़े बीनने वाले मशीन, सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव हुए, श्रमिक वर्ग का कैसे उभार हुआ, कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन, और औपनिवेशिक शोषण का विस्तार भारत पे किस प्रकार हुआ। उस समय फ्रांस में और अमेरिका में क्रांति हुई, तो उसके कारण क्या थे, उसका घटनाक्रम क्या था, उसके प्रभाव क्या थे, क्या कैसे वहाँ पे मानवाधिकार वगैरह की बात की जाने लगी। फिर वर्ल्ड विश्व वाला तो हम लोगों ने देखा ही था, है ना। और तो इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, तो प्रश्न बनेगा कि औद्योगिक क्रांति ने विश्व की सामाजिक संरचना को किस प्रकार बदला। ठीक है, या ऐसे प्रश्न दे सकता है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व की सामाजिक संरचना अपने जटिलतम रूप में उभरी है। विवेचना कीजिए या समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व की सामाजिक संरचना अपने जटिलतम रूप में सामने आई है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो मैं ये प्रश्न बता रहा हूं, अगर आपने इस चीज को ऐसे समझ लिया तो स्टैटिक से कुछ भी प्रश्न आ जाए, ठीक है, अगर आपने ये ध्रुव वाली क्लासेस कर ली पूरी, लगभग इसमें 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए नहीं, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री वाले सेक्शंस के लिए लगभग इसमें आपके 12-15 क्वेश्चंस, 12-15 क्लासेस इसमें आएंगी, 5 मतलब 75 के आसपास क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, और फीस बहुत नॉमिनल है। ठीक है, फीस मतलब समझिए कि हम लोग के समय अगर ऐसा कोर्स रहता तो हम लोग के लिए तो फिर चांदी चांदी हो जाती। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 9519780078 या 8840751912 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो है जैसे कुछ रिकॉर्डेड हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह की नई क्लासेस आई हैं, तो वो अल्टरनेट डे पे जाएंगी और मेरी क्लासेस अभी अल्टरनेट डे पे रहेंगी, क्योंकि JS 5-6 भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ ऐसे अल्टरनेट डे पे पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम हमारा 1 से 1.5 महीना भी लगेगा इसको कंप्लीट करने में, 15-20 क्लासेस। ठीक है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। ठीक है, तो इस पे प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा, जब बात करें भारतीय समाज, तो कौन कौन से भारतीय समाज। ठीक है, शहरी समाज, ग्रामीण समाज, हमारा जनजातीय समाज। शहरी में भी शहरी और ग्रामीण में जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली है, जो इस समय एकल पारिवारिक प्रणाली चल रही है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, प्लस समाज में और धर्म के आधार पर जो विविधता है, धार्मिक विविधता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बौद्ध जैन भी जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, भाषाई विविधता है। ठीक है, 22 हमारे पास अनुसूचित भाषाएं हैं, है ना। 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं लिंग्विस्टिक सर्वे के अनुसार। जो सांस्कृतिक विविधता है, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, पर्व त्योहार, लोक कलाएं इत्यादि। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बनने की संभावना होती है। और इसमें कैसे बनेगा, तो अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ रखा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी बैच में क्या किया था, बहुत अच्छे तरीके इसको समझाया गया था। और सबसे हंसी तो मुझे इस बात की आई कि कभी रिव्यू आया था अक्सर आप इंग्लिश में सब पढ़ाएं, जबकि मैं मोस्टली हिंदी टर्म्स का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, उसमें मैंने विविधता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि भारतीय समाज की विविधता सामाजिक एकता में कैसे योगदान देगा।
ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैसे यूनिटी के तौर पे काम करता है, एकता के तौर पे, विविधता कैसे एकता को बढ़ावा दे रहा है, या जाति व्यवस्था और आधुनिक भारत में उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या जाति अभी भी प्रासंगिक है, इस पे प्रश्न बन सकता है। क्या भारत में धार्मिक सहिष्णुता अपने कठोरतम रूप में सामने आ रही है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस पर प्रश्न मैं करवाऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं इसको नोट डाउन भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक असहिष्णुता होगा ना, असहिष्णुता अपने कठोरतम रूप में। ये कौन फोन कर करके परेशान कर रहा है भाई, अपने कठोरतम रूप में। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग करेंगे, देखेंगे उसमें कैसे असहिष्णुता अपने कठोरतम रूप में। अच्छा, इसका पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या है, क्या इसमें चीजें रह गई हैं। ठीक है, अगला है महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय। ठीक है, यानी कि रोल ऑफ वुमेन। ठीक है, महिलाओं की भूमिका। अच्छा, महिलाओं की भूमिका की बात हो रही है तो केवल यहीं पे समाज में महिलाओं की भूमिका नहीं, इतिहास से लेकर के आज तक। ठीक है, तो जब हम ये वाला अप्रोच रखेंगे ना कि अब इतिहास में क्या रही भूमिका, ठीक है, क्या ऋग्वैदिक काल में महिलाएं उपाला, घोषा, अपाला, अपाला घोषा और क्या नाम है ये गार्गी, ठीक है, और कई सारी महिलाएं थी, तो उनका क्या योगदान था सभा समिति विदत से लेकर के। तो जब हम प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक को जोड़ते आएंगे ना, अब स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। ठीक है, क्या दिल्ली सल्तनत में भी कोई ऐसी महिला थी रजिया बेगम जैसी जो दिल्ली सल्तनत में कुछ कर पाई। ठीक है, मतलब इस्लामिक शासन में भी कुछ कर पाई। आधुनिक भारत में कैसे नेतृत्व कर रही है, राजनीति में, विज्ञान में, खेल में। ठीक है, मॉम मिशन चल रहा है तो क्या कोई महिला नेतृत्व कर रही है कि नहीं। ठीक है, कोई स्पेशल कुछ हो रहा है, ठीक है, स्पेस मिशन हम लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। ठीक है, खेल में कौन कौन सी महिलाएं हैं। अमूमन क्या होता है, हम लोग इनकी भूमिका को नजरअंदाज कर देते हैं, तो इस पे प्रश्न पूछ सकता है। तो महिलाओं की भूमिका अब क्या है, ये फिर से महिलाओं की भूमिका इतिहास में, समाज में, राजनीति में। ठीक है, तो यानी कि जीएस पेपर 1 का जीएस पेपर 2, 3, 4 से भी इंटरलिंकिंग। इसमें नैतिकता के पहलू क्या है, ठीक है, इसमें समाज के मुद्दे क्या हैं, महिलाओं की भूमिका, इसमें आर्थिक मुद्दा क्या है। अगर महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रताएं मिलेगी, मतलब अगर वो पैसे खुद कमाने लगेंगी, तो उनका कैसे डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको सोचना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, या फिर आप ध्रुव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो महिलाओं की भूमिका उसमें कैसे है, तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आज तक, ठीक है, कौन कौन से महिला संगठन हुए, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ, कुछ कुछ हुए, है ना। ठीक है, फिर इसमें जनसंख्या और इसके संबंधित मुद्दे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या है। 2000 की जो सन 2000 की जो जनसंख्या नीति आई थी वो किस प्रकार आई थी। आधुनिक भारत में जनसंख्या के 2 संदर्भ सामने आ रहे हैं, एक बंगाल में आप देख रहे हो और एक दक्षिण भारत में देख रहे हो। ठीक है, बंगाल में जो नेता विपक्ष हैं वो किसी धर्म विशेष के लोग को बोल रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो हमारे ऊपर संकट है। दक्षिण भारत में बोला जा रहा है जनसंख्या बढ़ाओ और जो शादी करने वाले लोग हैं वो जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करें, नहीं तो हम लोग राजनीतिक तौर पे पिछड़ जाएंगे। क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है तो हमको कम सीटें आएंगी। तो किस प्रकार जनसंख्या के मुद्दे केवल जीएस पेपर 1 से नहीं, जीएस पेपर 2 से, ठीक है, जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या जीएस 3, ठीक है, जनसंख्या के नैतिक मुद्दे क्या हैं, ठीक है, प्रवासन के तौर पे, शरणार्थी मुद्दे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अपना माइंड ओपन करके चलना है। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना इस वीडियो को शेयर कर पाइएगा, जितना आप इसको सपोर्ट कर पाइएगा, एटलीस्ट इसको शेयर करिए। और भी सारे के डिकोडेशन में ले आ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति वर्तमान वैश्व, इसको मल्टीपल जोड़ करके पूछ सकता है। एक तो यूपीपीसीएस में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देगा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। यूपीएससी में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति वैश्वीकरण के कारण वृहद रूप से परिवर्तित हुई है, समालोचनात्मक विवेचना कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो किसी अन्य कीवर्ड से जोड़ करके पूछ देगा। ठीक है, या स्वास्थ्य वाला मुद्दा कि स्वास्थ्य ने भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। ठीक है, आप इसको कैसे देखते हैं, या शिक्षा ने कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्थिति किसी एक कारक की वजह से रहा है, या ऐसे बोल सकता है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति अभी भी चिंतनीय है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो रूढ़िवादी धारणाएं कैसे, उसमें जो प्रिविलेज माइंडसेट है कैसे वो कर सकता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट का क्या इस पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे।
तो मैं एक काम ये करूंगा कि जब हम लोग इसको पढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए महिलाओं की भूमिका मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पे कुछ वो पढ़ा रहा हूँ, तो एक 5-10 मिनट का हम लोग एक चर्चा कर लेंगे, वहां पे भी याद दिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि इंटरलिंकिंग जिस दिन आपके अंदर आ गया, जिस दिन आपने इंटरलिंकिंग कर लिया, क्योंकि देखो प्रश्न उत्तर तमाम फ्री वाले और पेड वाले हर जगह आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जिस दिन आपने लिंकेज सीख लिया, चाहे पैसा देकर के चाहे वैसे भी, और ये एकदम नॉमिनल फीस है, ठीक है, मतलब एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस वाला गेम है। तो इसको अगर आपने सीख लिया, एटलीस्ट इन वीडियोस के माध्यम से अगर आपने सीख लिया, तो उत्तर लेखन में फिर आपको पॉइंट याद करने से फिर आपको प्रेजेंटेशन पे और थोड़ा सा राइटिंग स्पीड पे काम करना पड़ेगा। पॉइंट्स आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। क्या इसके मुद्दे हैं? महिला संगठन कैसे हो गए, जनसंख्या संबंधित मुद्दे जनसंख्या के, जनसंख्या गरीबी कैसे वो करती है, जनसंख्या का बढ़ना किस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र पैदा करता है। ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा बच्चे तो पर बच्चों पे कम खर्च, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे लेस प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से उनको लेस स्किल्स वाली जॉब मिलती है, फिर उसको धीरे वो कम पैसे वाले जॉब, फिर उसको कम पैसे वाले जॉब के कारण फिर आमदनी कम होती है, फिर उनके बच्चे फिर से गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, ठीक है। तो गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है, यानी कि इसको कैसे गरीब, ठीक है, कम मतलब स्वास्थ्य शिक्षा, इस पे कम खर्च, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कम स्किल, लेस स्किल, ठीक है, फिर इसकी वजह से कम आय, फिर इसकी वजह से ज्यादा बच्चे, और फिर इसकी वजह से गरीबी, तो गरीबी का दुष्चक्र बन जा रहा है वही। तो ये थोड़ी सी चीजें। अब इसमें 4A कैसे जुड़ेगा, अवेलेबिलिटी कैसे इसको सही करेगी, अवेयरनेस कैसे सही करेगा, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी कैसे इसको बढ़ाई करेगी, है ना। और इसके संबंध मुद्दों में फिर जीएस पेपर 2 से भी कि इम्प्लीमेंटेशन योजनाओं का कैसे हो रहा है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना चले तो उसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, है ना। तो हर जीएस से इसमें इंटरकनेक्टिविटी आपको सीखनी पड़ेगी, और ये आपने सीख लिया ना तो बहुत ही मतलब आपके लिए मजेदार रहेगा, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आप सभी का लेकिन सहयोग चाहिए, और उसमें जैसे लगभग अगर आपको किसी भी विषय में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखो मेरे पास नॉलेज भले कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अनुभव अच्छा खासा है, ठीक है। मेरे पास मेंस लिखने से लेकर के मेंस की मेंटरशिप देने का और 1-to-1 मेंटरशिप देने का, मतलब मैं और गौरव जो गौरव सर हैं, एकदम आमने सामने बैठ करके हम लोग डिस्कशन करते थे पूरा, ठीक है। तो चर्चाएं कैसे आपको अनुभव प्रदान करती हैं, उस अनुभव का फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। तो अगला क्या आ जाता है इसमें, विकासात्मक गरीबी का, ठीक है, उसके मापदंड क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं कौन कौन सी चली, और इन गरीबी हटाओ से लेकर के आज क्या नाम है, विकसित भारत जो भी मतलब @2047 जो हम चला रहे हैं, अमृत काल चला रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, पॉवर्टी का, डेवलपमेंटल इशू का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। शहरीकरण की क्या समस्याएं हैं, ठीक है, इसके कारण क्या है, शहरीकरण के क्यों होता है, ठीक है। अर्बन ये क्या बोलते हैं, स्मार्ट गांव, ठीक है, स्मार्ट विलेज पे प्रश्न आ सकता है, स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज, इनकी चुनौतियां क्या हैं, झुग्गी की क्या चुनौतियां हैं, यातायात की क्या चुनौतियां हैं, प्रदूषण की क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। समाधान कैसे देखेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, इसमें फिर सिंधु घाटी सभ्यता के से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न ऐसे यूपीएससी में पूछ सकता है कि वर्तमान में जो शहरीकरण की समस्याएं हैं बहुत हद तक सिंधु सरस्वती सभ्यता के मॉडल पर उसको सुलझाया जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, शहरीकरण की समस्याएं और कैसे सुलझाएंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के मॉडल पर, ठीक है। तो भविष्य के प्रश्न अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ तो इसी प्रकार के बनने की संभावना है। अब इसमें आप रटा रटाया प्रश्न नहीं दे, मतलब रटा रटाया नहीं दे सकते, आपकी प्रैक्टिस, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितना उस पर सोचा है, ठीक है। जैसे आपसे अगर मान लो स्मार्ट सिटी मिशन की कमियों पे प्रश्न आ जाए, मान लो यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि स्मार्ट सिटी मिशन अपने योजना या स्मार्ट सिटी मिशन के मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आप प्रश्न पूछ दे कि मतलब उसने क्या प्रोग्रेस किया, उस पर विवेचना कीजिए। तो निष्कर्ष में अगर आप सिंधु सरस्वती सभ्यता से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ तो आपके उत्तर में एक नया पॉइंट जुड़ेगा, नया एंगल जुड़ेगा, जो कि परीक्षक को ये विचार करने पे मजबूर कर देगा कि यार ये कुछ नया पॉइंट जानता है, ये केवल रटा रटाया प्रश्न जो बुक्स वगैरह मिल जाते हैं केवल उसकी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण, अच्छा तो इनके समस्याएं और क्या इसके प्रभाव हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि शहरीकरण की चुनौतियां और समाधान सुझाइए, डायरेक्ट प्रश्न पीसीएस में।
भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस पे देखो प्रश्न, मैं इसकी इसलिए भी बात करने वाला था क्योंकि देखो इसमें क्या है, अभी हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप मोदी नहीं, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप जो है जब से प्रेसिडेंट बने हैं, और इसके पहले जब 2020 में प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने क्या किया था, ग्लोबलाइजेशन को उल्टा किया था, डी ग्लोबलाइजेशन की बात की थी। ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट, भारत बोला है भारत मेक इन इंडिया। ठीक है, तो भारत भी मतलब वैश्वीकरण पे प्रश्न बनने की संभावना है कि वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, और वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, वो इतिहास, भूगोल, राजनीति, मतलब इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे। अब लोग अब सोचोगे कि इतिहास पे कैसे प्रभाव पड़ा, भाई इतिहास की खोज अभी मैं एआई वगैरह से जोड़ दो। ठीक है, जैसे तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने बोला कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के दौर में जुड़ रहे हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हद तक काम कर रही है अभी भी, लेकिन हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को लिपि मतलब उसको विकुटित नहीं कर पाए, डिकोडिंग नहीं कर पाए। जो कर देगा हम लोग उसको शायद $10 लाख या $10,000 का ऐसा कुछ इनाम रखा है। ठीक है, तो वैश्वीकरण को जोड़ करके प्रश्न, मतलब वैश्वीकरण को जोड़ करके कैसे उन्होंने आई को जोड़ करके सिंधु घाटी सभ्यता से उन्होंने जोड़ा। ठीक है, तो भारतीय समाज पे भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक, पहले तो सिंपल सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। इसके बाद समाज के वर्ग पे, महिलाओं पे प्रभाव, बच्चों पे प्रभाव, वृद्धों पर प्रभाव, नए इसमें जो लिव इन रिलेशन है, समाज में रिलेशंस पे क्या प्रभाव पड़े, संयुक्त परिवार प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ा, एकल परिवार कैसे डेवलप हुए, इस समय जो लिव इन का मुद्दा है ये कैसे जुड़ा, जो आधुनिक मूल्य हैं ये कैसे जुड़ा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इंडियन सोसाइटी में वृहद तौर पे आ सकता है। ठीक है, हमारे समाज पे, हमारी राजनीति पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे, महिलाएं किस प्रकार अब आगे निकल रही हैं, अपने हक के लिए आगे आगे आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता पे प्रभाव, तो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव इंडियन सोसाइटी में जैव विविधता पे कैसे पड़ा। ठीक है, कैसे वो एथिकल वैल्यूज को हमारे यहाँ परिवर्तित कर रहा है। महिलाएं क्या करती थी पहले, परिवार की सेवा ही हमारा धर्म है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कैसे पड़ रहा है। इसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो वैश्विक, जब हम लोग ये भूमंडलीकरण का प्रभाव पढ़ेंगे तो इसमें सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव ये तो पढ़ेंगे। जैसे सकारात्मक प्रभाव में आर्थिक विकास, संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण, अमेरिका में छठ मनाया जाना, और भारत में क्रिसमस मनाया जाना, जिंगल बेल आवेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके नाचेला, इसे करके है ना भोजपुरी में। मतलब सोचो जिंगल बेल को भोजपुरी में आ गया, और बिहार का छठ उठ करके कनाडा और क्या कहते हैं ये अमेरिका चला गया, है ना। बहुत अच्छा गाना है यार, सुनना। जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। ठीक है, ऐसे करके कुछ गाना है, बहुत अच्छा गाना था। मैं बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, मतलब 10-12 में था तो उस समय ये आया था, उस समय नया नया यूट्यूब चला था। ठीक है, तो ये भूमंडलीकरण का प्रभाव। ठीक है, सामाजिक परंपराओं को कैसे बदला, वैश्वीकरण का ग्रामीण भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न बन सकता है। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, और सोशल एम्पावरमेंट तो हर डिप्रेस्ड क्लास का, SC ST OBC, नया क्लास जुड़ा, EWS EBC। ठीक है, इसमें समाज में डिवाइडेशन की बात हो रही है, जो हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें डिवाइड होकर के उन लोग को मिले जिसको इसका फायदा नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सामाजिक सशक्तिकरण पे प्रश्न इसमें वो हो सकता है, इनकी स्वास्थ्य की, इनके शिक्षा की, इनके आर्थिक सशक्तिकरण की, या अन्य कौन कौन सी योजनाएं हैं, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि भारत सरकार समाज में सुभेद वर्ग, मुख्यतर विशेषकर अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किन्हीं 5 योजनाओं का वर्णन करते हुए सरकार की इन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में आ रही चुनौतियों को बताइए, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। संप्रदायवाद, ठीक है, कम्युनलिज्म, क्या कारण रहे, भारत का विभाजन कैसे इससे जुड़ता है, और क्या इसके प्रभाव रहे, क्या इसका समाधान हो सकता है। ठीक है, फिर क्षेत्रवाद, क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म। ठीक है, रीजनलिज्म। ठीक है, तो इसमें भी क्षेत्रीय संतुलन, विकास की जो नीतियां हैं वो कैसे क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं। अभी जैसे अच्छा, केवल विकास की नीतियों में केवल पैसे वाली नीति या राजनीतिक नीति ही नहीं आ जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
ठीक है, जैसे स्वास्थ्य में कई राज्य आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से मना कर दिए, कई राज्य त्रिभाषा फार्मूले को लागू करने से मना कर दिए रीजनलिज्म के कारण। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म पे प्रश्न आ सकता है कि इसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे आ सकता है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और उनके कारण और समाधान, या धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, सांप्रदायिकता की समस्या और समाधान क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। कुछ इसमें घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि संप्रदायवाद धर्मनिरपेक्षता के सम्मुख एक खतरा है, विवेचना कीजिए। तो दो को जोड़ करके पूछ सकता है। या सामाजिक सशक्तिकरण में क्षेत्रवाद किस प्रकार भूमिका निभा सकता है, या सामाजिक सशक्तिकरण में क्षेत्रवाद किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है। अब विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, इसमें जो प्रश्न आएंगे, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए फिक्स अप्रोच रहेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, पर्वत पठार और मैदान जैसे जो जलवायु तंत्र कैसे काम करता है, प्राकृतिक आपदाएं कैसे काम करती हैं। ठीक है, जैसे महासागरीय धाराओं का विश्व के जलवायु पे क्या प्रभाव है, विवेचना कीजिए या प्रभाव बताइए। या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत वर्तमान में जो महाद्वीप की जो संरचना है उसके निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया। तो डायरेक्ट उसमें प्रश्न भौतिक भूगोल से पूछ सकता है। ठीक है, वर्ल्ड के फिजिकल जियोग्राफी से। फिर विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक है, अभी ये केवल इतिहास का विषय नहीं है, ये केवल भूगोल का विषय नहीं है, ये आधुनिक संदर्भों में भी चर्चा में है। ठीक है, जैसे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, देखा आपने एक देश का राष्ट्रपति एक दूसरे के राष्ट्रपति से किस प्रकार बात कर रहा था, मतलब देखा होगा आपने डोनाल्ड ट्रंप जो है किस प्रकार, बार मैं डोनाल्ड ट्रंप ही बोल देता हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस प्रकार जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर रहे थे। संसाधनों का सब लोचा है। ठीक है, तो जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत और विश्व में इसका वितरण कैसा है, उद्योगों के स्थान निर्धारण के कारक क्या हैं। ठीक है, कच्चा माल कैसे, जैसे क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और क्षेत्रीय उद्योगों स्थापित करने के लिए क्या कारक हैं, क्या जिम्मेदार वो हैं। ठीक है, भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या हैं, विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या हैं। हालांकि मेंस के लिए विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों थोड़ा सा नहीं जानेंगे तो काम चलेगा, नहीं पूछेगा। भारत के पूछ सकता है कि इस्पात उद्योग एक स्थान विशेष पे ही क्यों डेवलप हुए, पोत इंडस्ट्रीज स्थान विशेष पे ही क्यों डेवलप हुई। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्यों एक ही स्थान पर डेवलप हुई। ठीक है, औद्योगिक गलियारे क्यों एक विशेष स्थान पर ही डेवलप होते हैं। भारत में कुल कितने औद्योगिक गलियारे, मतलब थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज रखना चाहिए। ठीक है, जैसे दक्षिण एशिया में बोल सकता है कि दक्षिण एशिया में लौह इस्पात उद्योग के स्थान निर्धारण के कारक बताइए, या भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थान निर्धारण के कारण बताइए। ठीक है, तो प्रश्न इसमें बन सकता है। और न केवल इनडायरेक्ट से बल्कि और भी, जैसे महासागरों में जो संसाधन है, ठीक है, इस पे प्रश्न बन सकता है। जैसे अभी ये जो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, इसमें ये भूकंप, सुनामी, इन सब पे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, केवल प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह पे नहीं, थोड़ा सा वो था। ठीक है, इसमें जैसे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों में जैसे महासागरों और उनके संसाधनों के दोहन, उनके उपयोग, उनके जैसे UN अनक्लॉज इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो कैसे करंट से रिलेटेड करके, ठीक है, भारत में कितने भारत या विश्व में कौन कौन से प्रमुख संसाधन है। ठीक है, और वो संसाधन न केवल मतलब परमाणु ऊर्जा से लेकर के समुद्री संसाधन तक हैं, इस्पात से लेकर के कोयला तक हैं, मतलब तमाम तरीके के संसाधन जिसको आप जोड़ सकते हो। ठीक है, वो सारे आपके यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, ये भूकंप सुनामी वाला ये इसमें कोरिलेट करके पूछ सकता है। भौतिक भूगोल की मूल विशेषताएं, अभी जैसा मैंने बताया था कि परिप्रशांत मेखला के चारों तरफ ही क्यों ऐसा देखा जाता है। ठीक है, परिप्रशांत मेखला में ही क्यों इस प्रकार देखा जाता है। या क्या नाम है, ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला का वर्णन करिए जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। ठीक है, ज्वालामुखी हलचल किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार जो है चक्रवातों के प्रमुख कारण और उनसे निपटने के लिए क्या हम रणनीति अपना सकते हैं। ठीक है, इन सब पर प्रश्न पूछ सकता है। वनस्पति और प्राणी जगत में परिवर्तन किस प्रकार हो रहे हैं, इस प्रकार के परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन सब पर प्रश्न बन सकता है। ये कुछ मेन टॉपिक्स था। डिकोडेशन का मैंने वो किया था। प्रश्न केवल जितने मैंने चर्चा किए इतना नहीं बन सकता है, और भी मतलब अनगिनत प्रश्न इसमें बन सकते हैं। हमारा केवल एक कार्य था
कि 2-4 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे थोड़ा 45 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें कम से कम हम लोग सिलेबस को इंटरलिंकिंग थोड़ा सा सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लो ये वाला है, ठीक है, सुनामी सुनामी हो रहा है, इसका समाज, सुनामी आ रही है, ज्वालामुखी आ रही है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे तो ध्यान देंगे, सुनामी आ रहा है या कोई देश बार बार सुनामी से, ज्वालामुखी हलचल से, भूकंप से परेशान है, तो इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, और जब वो हो रहा है तो इसके क्या सामाजिक प्रभाव हैं। ठीक है, तो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, भाई किसी जनजाति या किसी समुदाय का अगर उसके मूल स्थान से अन्य जगह विस्थापन होगा तो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम तरह की चुनौतियां आएंगी, तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इतिहास पे, अब जैसे मान लो भूकंप आया, सुनामी आई, ज्वालामुखी हलचल आए, सी का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो राजधानी हस्तांतरण करना पड़ा इंडोनेशिया को, भविष्य में और भी देशों को करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इसकी वजह से क्या इसके इफेक्ट पड़ सकते हैं राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे, ठीक है, जनजातीय समुदायों पर, स्थानीय समुदायों पर, ठीक है, उनके रहन सहन, खान पान पर, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पर। तो कई तरीके के इस पे प्रश्न बनने की संभावना है, जैसे वनस्पति और प्राणी जात में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, हिमावरण पिघलेगा, बर्फ पिघलेगी, वाटर बॉडीज और आइस कैप्स ये जो डिस्चार्ज होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से जीव जगत, मतलब कैसे इस कीस्टोन प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं उनके, जैसे अभी भारत में चीता का आगमन हुआ तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, एक कीस्टोन प्रजाति भी है, प्लस इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरण पे क्या प्रभाव हैं, आर्थिक दृष्टि से पर्यटन के लिए कैसे। अभी आपने देखा होगा चीता का एक वीडियो आया था, पर्यटन करते हुए लोगों ने उसका फोटो खींचा था, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गिर भी गए थे। ठीक है, वहां पे फोटो उन्होंने भेजा था। तो कहने का कुल मतलब यह है कि इसमें प्रश्न बनने की संभावना है, और इसको मल्टीपल, जैसे मान लो पूरे में मिला करके उपमहाद्वीप आया, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप को एक भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। ठीक है, क्या विशेषताएं थी। तो प्रश्न बहुत तरीके से बन सकता है, थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिश हम लोग ये करेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास होगा उसमें ध्रुव वाले में हम लोग ये जो पहला टॉपिक है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू, शुरू के 3 क्लास में हम लोग इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कम से कम 15, 16, 20 क्वेश्चन के आसपास इसको हम लोग करेंगे, और उस 20 क्वेश्चन में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक हम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम अन्य ऐसे में हमको मजा आए, हम जीएस पेपर 2 में अपना मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच लेकर के कर पाएँ, हम इसमें कैसे एथिक्स को जोड़ेंगे वो हम लोग देख पाएँ। ठीक है, तो हम लोग फिर इससे मिलते हैं। एक बार क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पे हम लोग मतलब ओपन में, ये तो जो वीडियो है ये ओपन था, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो ध्रुव वाली क्लासेस में जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप 9519780078 या 8840751912 ध्यान दीजिएगा। इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर है, इस पर फ़ोन भी करिए। इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो इस पर आप लोग को ध्रुव वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो जो इस सीरीज के वीडियो आएंगे, मैं उस टीम से निवेदन करके और इसको फ्री ओपन करवाऊंगा। ठीक है, जैसे आज हम लोगों ने सिलेबस जीएस पेपर 1 का डिकोडेशन किया, तो GS2, GS3, GS4 इसका भी हम लोग डिकोड करेंगे, लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन की वीडियोस ध्रुव में कंटिन्यू की जाएंगी। तो इसको देखते रहिए, ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करिए। साथ ही साथ ध्रुव का रिव्यू भी, अगर आपने ध्रुव की क्लासेस कभी ज्वाइन की थी और कैसा रिव्यू रहा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।